आज हम लोग बात करेंगे आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी भाषा एवं साहित्य। अभ्यर्थियों के बीच बहुत बड़ी दुविधा रहती है कि किस विषय को वैकल्पिक विषय बनाएं, ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाएं। हालांकि हिंदी के लिए बहुत अट्रैक्शन है लोगों के मन में, लेकिन दुविधा कैसे हल हो, तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि हिंदी साहित्य को क्यों चुने एक वैकल्पिक विषय के रूप में। वैकल्पिक विषय के रूप में, ठीक है। तो पहले कुछ पॉइंट्स उनको हम समझ लें ताकि बहुत ईजिली हम इसको समझ जाएं। जब कोई कहता है भाई कौन सा विषय वैकल्पिक होना चाहिए, तो कुछ तर्क लोग देते हैं। पहला तर्क आता है रुचि, यानी इंटरेस्ट। हमें अच्छा लगता है बस। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ सब ठीक है। तो एक तो रुचि का पक्ष है। दूसरा पहलू है उपयोगिता, यूटिलिटी, या इसको कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबिलिटी। तीसरी चीज है माध्यम को लेकर के। अब कोई कहता भाई इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं, दिस इज बेटर टू सेलेक्ट इंग्लिश एनी सब्जेक्ट दैट कैन बी यूज्ड इनटू इंग्लिश मीडियम। ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। और हिंदी माध्यम के बच्चे कहते हैं भाई हमारे लिए आसान है क्योंकि हिंदी में है। अगला पॉइंट है मार्क्स गेन करना, अंक प्राप्ति। अंक प्राप्ति, भाई आपको मैक्सिमम अंक पाना है, कोई विषय अच्छा लगे चाहे अच्छा न लगे, हमें बस पढ़ना है क्योंकि भाई स्ट्रेटजी के अंतर्गत अधिकतम अंक मिलते हैं उस विषय में। और चौथा है कि नए तथ्यों का समावेशन, नए तथ्यों का समावेशन, टू इंक्लूड न्यू फैक्ट्स, या अपडेट रहना। इसको ये भी कह सकते हैं, प्रासंगिकता भी जोड़ देते हैं इसमें, रिलीवेंस। अब यहां एक सवाल आता है, हिंदी को क्या इन पांचों कसौटियों में रख सकते हैं, देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। हिंदी इन पांचों कसौटियों में बेस्ट सब्जेक्ट है। वैसे कुछ बेस्ट नहीं होता दुनिया में, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन हिंदी के लिए आप कर सकते हैं। चलिए एक एक बात समझते हैं। सबसे पहले रुचि। अब किसी को क्या अच्छा लगता है, कोई खास पैमाना नहीं होता। किसी ने पूछा भाई कौन सी लड़की सुंदर है, कहें कि देयर इज नो डेफिनेशन टू फाइंड अ ब्यूटी। जो अच्छा लग गया वही सुंदर है, जो भा जाए मन को वो सुंदर है। दूसरे के लिए काला कलूटा होगा लेकिन सुंदर ही सुंदर है। तो एक तो रुचि की बात है। और हिंदी में एक कमाल की बात है, अभी आप देखो पूरे विश्व में कविता से जितना पैसा कुमार विश्वास कमा रहे हैं हिंदी में, शायद ही किसी और भाषा का कोई कभी पैसा कमा रहा हो। यहां कमाने की बात नहीं, बात है भाषा में जो माधुर्य है। इस भाषा में जो माधुर्य है, मधुरता, वो बाकी भाषाओं में हम नहीं पाते, खास करके हम लोग तो नहीं पाते।
दूसरी चीज वैरायटी है। अब ऐसे आप देखो, हिंदी की कई उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी हिंदी की बोली है। इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीनों आती है। अब देखो, जब हिंदी कोई पढ़ता है तो तीनों के मूल्य उसमें आ जाते हैं। अवधी की कहावतें, बघेली की, छत्तीसगढ़ी की। ऐसे एक इसकी बोली है, उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की कई बोलियों में एक ब्रज भाषा भी है, कौरवी। हम इतना ही रखते हैं, वैसे बुंदेली भी है और कन्नौजी भी है। खड़ी बोली तो है ही। अब बताओ, खड़ी बोली का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन अवधी, अगर कोई व्यक्ति बिहार जाके अवधी बोले, थोड़ा सा हो सकता है खटके, या बिहारी हिंदी में भोजपुरी आती है, भोजपुरी कोई दिल्ली आकर के बोले, कुछ लोग खटकता है, देशी पुट होता है। लेकिन खड़ी बोली बोलो तो समझ लेता है आदमी। खड़ी बोली जिसके रूप को हम लोग पढ़ रहे हैं, इतनी मिठास है, सबको अपना अपना लगती है, अपनी लगती है। भारतेंदु ने कहा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। अच्छा, एक और दुविधा भी थी कि हिंदी को ही क्यों हिंदी में रुचि है, इंटरेस्ट है। तो एक बार की बात है, गांधी जी से यही सवाल किया गया। एक कविता बहुत पहले मैंने लिखी थी, अंग्रेजी शासन विरोध हित उपजा जब विराट आक्रोश, बहुभाषी भारत में गूंजा गांधी का यह तब उद्घोष। एक हिंदी है यंत्र स्वदेशी, कटे प्रचंड कुहासा, राष्ट्र चेतना उन नायक एक अनुपम हिंदी भाषा। हिंदी में देश महकता है, उसकी खुशबू आती है, तो एक सहज लगाव है। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जब फिल्में देखते हैं, हिंदी की फिल्में देखते हैं, आपस में बातें करते हैं, देशी गानों की चर्चा करते हैं, वो लगाव है। आजकल तो हरियाणवी और भोजपुरी गाने बड़े फेमस है, क्योंकि उनमें मिठास है, अपने से जोड़ता है, जड़ों से। ठीक है, तो जो रुचि की बात आती है, अगर हम कोई पूर्वाग्रह न रखें, अगर कोई प्रेजुडिस न हो कि हमको अंग्रेज बनना है, बड़ा विद्वान बनना है, या दिखाना है सोसाइटी में, अंदर अंदर की बात करो ना, तो दो चार दोहे और कहावतें बिना पढ़े भी लोगों को आती हैं। तो रुचि के पहलू पर तो जबरदस्त भाषा है। तुलसी के 4 दोहे, कबीर के 4 दोहे जिसको याद रहते हैं ना, उसकी रोजी रोटी चल जाती है। यही समझो, रूस के लोग, अमेरिका के लोग, अफ्रीका के लोग हरिद्वार में और वृंदावन में आकर राधे राधे कर रहे हैं, सब हिंदी के भजन गा रहे हैं। तो रुचि के स्तर पर देखा जाए तो, हालांकि आपको सिलेबस पर बात करनी है, लेकिन बहुत मिठास है ना। अच्छा, इसमें मूल्य भी देखो, 2-3 एग्जाम्पल बता दें आपको। अगर हम कबीर को देखें, कबीर मतलब पाखंड का खंडन, अंधविश्वास का खंडन, बहुत बड़ी जनसंख्या भारत की लगी हुई है, और उसका उच्चाटन, उससे बाहर निकालना सबके बश की बात नहीं है। लेकिन कबीर कहते हैं, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताकि यह चकिया भली पीस खाए संसार। बकरी पाती खाते हैं ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खाते ताको कौन हवाल। तो बात यह है, हर तरह का व्यक्ति कहीं न कहीं किसी पद्धति में, किसी आग्रह में, किसी पूर्वाग्रह में, अंधविश्वास में फंसा है, लेकिन हिंदी भाषा से उसको लगाव है, क्योंकि कहीं न कहीं हमको छूती है। तो एक तो रुचि की बात होगी, रुचि अगर आपकी है बहुत बढ़िया। अब एक बात और है, आप किसी बैकग्राउंड से आए हों, बात तो हिंदी में ही करते हैं, खास करके हिंदी बिल्डर में तो करते ही हैं।
और तमाम बच्चे साउथ इंडिया के हैं, संपर्क में हैं, बोलते हैं कि सर हम अपना विषय छोड़ करके इस बार हिंदी पढ़ना चाहते हैं। कारण यही है, तुलसीदास लिखते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। अब देखिए, अकबर के समय में समाज की दशा, इतिहास आप पढ़ो तब जानो, लेकिन कहते खेती न किसान को, किसान के पास खेती नहीं, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सोच सिद्यमान, बस कहेंगे एक एक अंते कहाँ जाई काकरी। समाज के मूल्य समाहित हैं। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। नागार्जुन लिखते हैं, अमल धवल गिर के शिखर, अगर पहाड़ पे जाओ हिमालय की तरफ, बर्फ की चोटियां, बर्फ की वादियां, अब बादल को घिरते देखा है। ध्यान से देखो, अगर जहाज पर सफर करो, बादल नीचे आप ऊपर, अब एक ऊंचाई के बाद तो बादल नीचे ही दिखाई पड़ते हैं। यहां पर जो बादल हैं वो साम्राज्यवादी संकट का प्रतीक है। भारत की जो सस्य श्यामला धरती है, जो पुण्य भूमि है और जो सांस्कृतिक परंपरा है, इसके ऊपर साम्राज्यवादी संकट मंडरा रहा है। और एक कविता सुना होगा आपने, सुनी होगी, उसका भाव मुझे याद आ रहा है कि कोई आदिवासी कविता है, कहते हैं कि मैंने पादरी आए और उन्होंने मुझे बाइबिल दी, मेरे पास ज़मीन थी, उनके पास बाइबिल थी, और उन्होंने कहा आंख बंद करके यीशु को याद करो। आंख खुली तो उनके हाथ में ज़मीन थी, हमारे हाथ में बाइबिल थी। है किसी में हिम्मत ये बात प्रकट करने की? बवाल हो जाए। लेकिन कविता में, साहित्य में शक्ति है। खैर, हम संकेत कर करके आगे बढ़ते हैं। तो जीवन के सारे पहलू समाहित हैं, स्वाभाविक रूप से रुचि आपकी इसमें होती है। उपयोगिता की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो, जो सामान्य अध्ययन के सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान या अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनका जीएस में इस्तेमाल हो जाएगा, इसलिए इनको पढ़ो। लेकिन हम आपको बता दें, ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है, संविधान की 22 भाषा, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उनमें से हिंदी भी है। और जो हिंदी बेल्ट के विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो सामान्य हिंदी का इस्तेमाल करते हैं अनिवार्य भाषा के रूप में। तो यदि आपका ग्रामर सही है, व्याकरण, तो तमाम बच्चों का तो कॉपी नहीं चेक होती, क्योंकि उसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं। एक तो ये पॉजिटिव पक्ष है। दूसरी बात, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे तमाम पेपर्स में, यानी कि जब एक विवाद उठता है, यहां से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उपयोगिता के बाद थोड़ा विचार कर लेते हैं। उपयोगिता, कई बार ऐसा होता है कि हिंदी माध्यम में बच्चों को नंबर क्यों कम मिलते हैं, अंक कम क्यों मिलते हैं? अंक कम क्यों? तो कई कारण हैं। उनमें से एक कारण तो व्याकरणिक त्रुटि है, ग्रामर की एरर, यानी कि वो गलत लिखते हैं। दूसरा, उनके पास शब्दकोश की कमी रहती है, शब्दकोश की कमी। जैसे मान लो आप लिखते हैं वाजिब। अब आप देखो, यूपीएससी जो पेपर लेता है उसका स्तर कितना अच्छा रहता है, कोई मिक्सिंग नहीं रहती बहुत लैंग्वेज की, प्योर हिंदी रहती है। समान हिंदी के आप पेपर देखो जीएस का, शेल को शंभो लिखा रहेगा, जैसे शेल है SHEL, इसको क्या लिखता है? शंभु, शुद्ध हिंदी। और हिंदी माध्यम के बच्चे सीसेट में फेल हो जाते हैं, तमाम बच्चे समझ ही नहीं पाते कहना क्या चाहता है प्रश्न, क्योंकि गूगल से ट्रांसलेट कर देते हैं, बहुत जटिल हिंदी हो जाती है। और जो आपके जीएस के 4 पेपर हैं, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, मैंने साइंस टेक है, पर्यावरण है, जैव विविधता है, जलवायु परिवर्तन है,
भूगोल है, इतिहास है, नीति शास्त्र है, हम देखते हैं कि भाषा का स्तर इतना डाउन है कि आपको नंबर देता ही नहीं कि आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, भाषा इस स्तर की आपकी है। तो शब्दकोश अब अच्छा वाजिब है, अब आपको वाजिब नहीं लिखना है, अब वहां पे मान लो उपयुक्त या समुपयुक्त, समीचीन, व्यवहार्य, उचित, समुचित, ठीक है, प्रयोज्य, माने कई प्रकार के। अब ये शब्द जो आपको लिखे उपयुक्त, समुपयुक्त, समीचीन, व्यवहार्य, उचित, समुचित, ये कैसे सीखेंगे आप? हिंदी सीखेंगे, और यह आपको काम देगा इतिहास में, भूगोल में, विज्ञान में। अब आपको पता है मन कौन देखता, देखता वचन ही। आपके पास कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, कौन जानता है? आपकी वाणी, कैसे आप बोलते हैं। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। एक आदमी था, माने एक राजा था, एक उसके पास एक हाथी था। युद्धों में उस हाथी को बड़ा इस्तेमाल किया उन्होंने। एक समय आया, बुढ़ा हो गया, बड़ा प्रेम करते थे हाथी से। एक गांव में उन्होंने उस हाथी को रख दिया, कहा तुम लोग देखभाल करो, मरने की खबर मत देना। वो था मर्डरसन, अबाउट टू गो टू द डेथ, मरने वाला था, नजदीक था, बिल्कुल बुढ़ा हो गया था। खबर डेली देना है, लेकिन मरने की खबर नहीं देना है। एक दिन मर गया, उस दिन कौन खबर लेके जाए? एक लड़का गया, उसने कहा महाराज आज हाथी हाथ पैर नहीं हिला रहा, आज हाथी सर नहीं हिला रहा, आज हाथी कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा, यहां तक कि सांस भी नहीं ले रहा। तो राजा ने कहा क्या हाथी मर गया है? बोले ये तो आप ही कहो। यानी कि बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। अपनी जुबान से, वाणी से ही नाम में हाथी मिल जाएगा, नहीं तो राजा हाथी के पैर के नीचे दबा देंगे। भाषा का बड़ा स्तर, बड़ा महत्व होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी से पाकिस्तान में पूछा गया, विदेश मंत्री थे, कि आप मुझसे शादी करेंगे? एक लड़की पूछी, मैं शादी करना चाहती हूँ। बोले हाँ शादी कर लेंगे, लेकिन दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। ऐसे बोलते थे। भारत पाकिस्तान को हराएगा, लेकिन फुटबॉल के मैदान में। तो बात यह है कि यह जो कला आप हिंदी से सीखेंगे, आपके चारों पेपर्स का स्तर बढ़ा देगी भाषा। आप और बहुत कुछ जानते हो और बता ही न पाएँ, समझा ही न पाएँ, तो अच्छी बात नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी, है ना। निबंध में, निबंध के जो सवाल आते हैं, जैसे एक निबंध मुझे याद आ रहा है, बढ़िया बाड़ी बढ़िया पड़ोसी बनाती हैं। अब आप साहित्य आप पढ़ो और इतिहास पढ़ो तो मैच करा सकते हो। एक मर्यादित दूरी, दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे कि जब हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। ये कला कहाँ से आएगी? बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो हमारा जो साहित्य है बहुत कुछ सिखाता है। हमारा मतलब ये जो समस्या अंक कम पाने की आती है, तो ग्रामर की त्रुटि बहुत। हिंदी माध्यम के बच्चे तो मार खा जाते हैं। हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, पीजी कर लेते हैं, पीएचडी भी लोग कर लेते हैं। आजकल तो पता नहीं होता कहाँ है लगाएंगे, कहाँ हैं लगाएंगे। एक तो अभ्यर्थी थे, उन्होंने लिखा दिनांक, ऐसे लिखा था दिनांक। हमने कहा भाई ये गलत है, कॉपी चेक कर रहे थे, कहा नहीं सर गलत नहीं है। हमने कहा नहीं ये है अनुनासिक, और लगाना क्या है आपको? है आपको लगाना है, ये लगाना है, अनुस्वार लगाना है। ये कैसे पता लगेगा? और जानते हैं आपको, जो अगर हिंदी माध्यम आपका है तो सामान्य हिंदी, जीएस के 4 पेपर, 5 हो गया। हाँ, इन 5 में और जो भी आपका ऑप्शनल होगा, हिंदी है तो हिंदी द बेस्ट है ही, कुछ भी होगा उसमें भी ये सब काम देगा। हम बता दें, असफलता पाने के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है भाषा और प्रस्तुतिकरण के लिए संवेदनशील न होना। तो यह तो बहुत कुछ कला सिखाती है भाषा। तो व्याकरण की त्रुटि है, शब्दकोश की कमी है,
दो बहुत बड़ा दोष है। ठीक है, विराम चिन्हों का सही प्रयोग आप नहीं करते हैं। जैसे देखो, अब आपने लिखा रोको मत जाने दो। अब देखो यहां लिखते हैं रोको मत जाने दो, अर्थ बदल गया। अब अगर हम आपसे ये कहते हैं ऐसा करो, रोको मत, हाँ हो गया। अगर हम ये यहां लगा दें रोको मत जाने दो, अब अर्थ बदल गया कि नहीं? यानी विराम चिन्हों के प्रयोग से अर्थ का अनर्थ, अनर्थ का अर्थ हो जाता है। यह कला हिंदी आपको सिखाएगी। चलिए, तीसरी बात है माध्यम। माध्यम की बहुत अच्छी बात आप समझो कि अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, इस प्रकार आप समझो, जैसे माध्यम समझो, मान लीजिए आपका हिंदी माध्यम है या इंग्लिश मीडियम है, दोनों हिंदी माध्यम है, और आपको लोग कहते हैं कि भाई आजकल हिंदी माध्यम के बच्चों को नंबर कम दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ जियोग्राफी यानी भूगोल है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस है। हिंदी माध्यम बच्चे सब लेते हैं, और समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र है। एक कारण तो मैंने ये बता दिया कि व्याकरण की त्रुटि बहुत ज़्यादा आप लोग करते हैं, और ये कार्य तो हिंदी ही सही कर सकती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि नंबर कम मिलते हैं, अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को नंबर ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर होते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, उस लेवल पर न्याय होता है, जस्टिस होता है। लेकिन मान लेते हैं बाय द वे कि जो कॉपी चेक करने वाले उनको हिंदी आती है, लेकिन इंग्लिश के प्रति दे आर प्रेजुडिस्ड, उन पूर्वाग्रही हैं कि वो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। तो भाई देखो, जो भूगोल पढ़ता है अंग्रेजी मीडियम में भी पढ़ता है, हिंदी में पढ़ता है, इतिहास भूगोल विज्ञान सब ये सब पढ़ते, दोनों मीडियम में चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो हिंदी साहित्य है, साहित्य उसका एक ही माध्यम है, वो है हिंदी। यानी हिंदी साहित्य का जो प्रोफेसर होगा, जो कॉपी चेक करेगा, वो उस इंग्लिश के प्रति कोई उसका भाव नहीं है, उसको हिंदी में ही चेक करना है, एक ही मीडियम है। तो ये दुविधा की हमारे साथ अन्याय होगा, खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, अगर आपका माध्यम हिंदी है और हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, तो हिंदी साहित्य से जो आप ग्रामर सीखते हो, जो आपका व्याकरण सही होता है, भाषा शुद्ध होती है, लेखनी सही होती है, इसका आपके सारे पेपर्स पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए दिस इज बेस्ट सब्जेक्ट। हिंदी माध्यम है तो मुझे लगता है कि बेस्ट सब्जेक्ट हिंदी है। इंग्लिश में तो है ही, इंग्लिश वाले बच्चे जो हिंदी बेल्ट के रहते हैं, उनको कहना है भाई एक साहित्य ही बचता है जहां अपने मन की बात हम कह सकते हैं, बाकी तो इंग्लिश में हो गया। तो वहाँ तो दी बेस्ट है, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट में आता है। लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है, क्योंकि ये आपको भाषा सिखाएगा, ग्रामर सिखाएगा, व्याकरण की त्रुटियां दूर करेगी, ये हिंदी है ना। तो यहाँ पर वो दुविधा नहीं रह जाती। अगर इंग्लिश मीडियम के आप अभ्यर्थी हैं तो आपके पास एक मौका है अपने मन को स्वतंत्र रूप से खोलने का। इंग्लिश की सीमाएं हैं, चारों जो आपके जीएस के विषय हैं उनकी सीमाएं हैं उनमें, लेकिन एथिक्स है, एथिक्स की भी सीमा है। साहित्य एक आपको मौका देता है अपने को प्रकट करने का, ठीक है। तो ये हो गया माध्यम की बात। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, अंक प्राप्ति। देखिए, अंक प्राप्ति, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। जैसे
आपका हिंदी में 2 पेपर हैं, प्रश्न पत्र 1 और 2, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में 2 खंड हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, खंड का खंड खा, इसमें भी खंड का और खंड खा। देखिए अब यह जो खंड का है ये है भाषा और लिपि का विकास, लिपि का विकास। जैसे अगर 250 अंक का आपका पेपर है, आधा कर लो 125 प्लस 125, 125 अंक का एक एवरेज मान लो भाषा लिपि का विकास। यदि हम अतिशयोक्ति बहुत नहीं बोल रहे हैं, इसमें आप 120 नंबर तक पा सकते हैं। 100 तो कहीं गया ही नहीं है, 100 तो कहीं गया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें गणित जैसे नंबर मिलते हैं, ठीक जैसे गणित होता है। अब 2 दूना 4 लिख दिए आप तो गलत नहीं होगा, उसका उत्तर तय है ना। तो उसका उत्तर तय है। इसी प्रकार से जो खंड का है 120 में से 100 नंबर तो कहीं गया ही नहीं है। अब किसी और विषय में नहीं हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कम होता है, मैथ में ही होता है। उसमें अगर आपको अपभ्रंश, अवहट्ठ, भाषा की विशेषताएं या जो है खड़ी बोली का साहित्यिक विकास जैसे होता है, अगर हम इन चीज़ों को शब्द सीमा में लिख दें, जितना वर्ड लिमिट आती है, और शुद्ध लिख दें, तो ये आप समझो कि वरदान हो जाएगा ये विषय। इसका जो खंड खा है उसमें है इतिहास, इसमें इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में आप शुरू करते हैं आदिकाल से, या उसके पहले कैसे साहित्य का इतिहास लिखा जाता है, इतिहास लेखन की परंपरा, और अंत होता है 60उत्तरी पीढ़ी की कविता, अकविता, समकालीन कविता, विमर्श, आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, और फिर गद्य वाला हिस्सा आता है आपका। नवगीत के बाद गद्य, उपन्यास, कहानी, आलोचना, नाटक, रंगमंच इत्यादि। यदि आपका विषय थोड़ा सा भी अच्छा है, कुछ उदाहरण आप ठीक ठाक दे ले जाते हो, तो यहाँ 125 में से अगर आप निकालेंगे तो 90, 80 के आसपास, 80-90 मान लो, तो 190 से लेकर 200 नंबर आप पाते हैं 200 में। सुनने में तो बहुत चमत्कार लगता है, लेकिन ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं खंड का खंड खा की। इसमें जो सवाल आते हैं ये साहित्य है, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, यानी व्याख्या खंड। व्याख्या खंड, व्याख्या खंड में जैसे कविता में कबीर, सूर, तुलसी विहारी, और मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, महादेव, और महादेव वर्मा नहीं है, नागार्जुन, मुक्तिबोध, अज्ञे, ठीक है, दिनकर जी, सॉरी दिनकर जी। और अगर प्रोज की बात करते हैं गद्य की, तो उसमें 4 उपन्यास हैं, मैला आंचल, गोदान। हम थोड़ा थोड़ा बताते चलें, फिलहाल मैं इसको समझ गए फर्स्ट पेपर को। चलिए, कविता में कबीर, सूर, तुलसी, बिहारी, ये पुराने वाले आपके हो गए। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, दिनकर हैं। इधर
मुक्तिबोध, अज्ञेय और नागार्जुन है। अब आप देखिए, अब कबीर हैं। कोई ऐसा साल नहीं है जब कबीर से प्रश्न न आया हो। अब अगर आपकी भाषा सही है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, भाषा सही है और उदाहरण अगर आप थोड़ा क्रिएटिव कर लेते हैं तो भाषा माने व्याख्या से और आलोचनात्मक प्रश्न से कबीर पर एक क्वेश्चन तो बढ़िया आप कर ही ले जाएंगे। बाकी हम लोग बढ़िया मैटर भी प्रोवाइड कराते हैं, क्लास भी चलती है। सूरदास भ्रमर गीत सार आपके सिलेबस में है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित, जहां पर भक्ति और प्रेम को ज्ञान से वरीय बताया गया है। दीज आर प्रेफरेबल देन दैट ऑफ द नॉलेज। देखो, अगर आप सीखना चाहो, जीवन सीखना चाहो, तो आपके पास एक बड़ा अवसर है साहित्य में। फिलहाल बात कहां से कहां चली गई। कबीर सॉलिड नंबर देने वाले, सूर में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा क्यों? भाषा को लेकर के थोड़ा सा मेहनत है। तुलसी, तुलसी अब आप देखें, सुंदरकांड आपके सिलेबस में है और सुंदरकांड एक दूत को कैसा होना चाहिए, आप विदेश सेवा में जाएंगे तो हनुमान जी जैसा होना चाहिए कि हनुमान जी किसी के झांसे में नहीं आए। मैनाक ने कहा स्वागत करेंगे, समय नहीं दिया, और सुरसा ने डराया, समय नहीं दिया, और एक ने छल कर दिया निश्चरी ने, और निकल आए। तो देश की सेवा वही कर सकता है, न जो प्रलोभन में आवे, न ही किसी से दबे डरे, है ना, और इतना सावधान रहे कोई उसको चीट न कर सके। ये विद्या सिखाती है। और हनुमान जी जब वहां जाते हैं तो बल छीण करके आते हैं, जब उसका लंका दहन जब करते हैं, शत्रु को कमजोर करके आते हैं। तो कुशाग्रता, ये रामचरितमानस का सुंदरकांड आपको सिखाता है। और तुलसीदास जी का जो आपका कवितावली का उत्तरकांड है, वो मध्यकाल खास करके अकबर के समय का जो जनजीवन है वो आप देख सकते हैं। इसके उत्तरकांड में आप उस समय की जो विभीषिका थी, अकाल इत्यादि देख सकते हैं। जो मैंने बताया, खैती न किसान को, भिखारी को न भीख। यदि आप उदाहरण ठीक से पढ़ लेते हो, क्लास कर लेते हो हमारा, तो ये आपको सॉलिड नंबर देने वाले हैं। बिहारी, बिहारी के 100 दोहे आपके सिलेबस में। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौह करी भवहनी हसे दैन कहे नट जाए। वेरी इंटरेस्टिंग, गागर में सागर भरने वाले। गुप्त जी प्रथम राष्ट्र कवि, सीता की पूजा युगने की उर्मिला विरह किसने जाना, युग पुरुष मैथिली शरण गुप्त तुमने दुखिया दिल पहचाना। स्त्री विमर्श के बहुत बड़े कवि थे। तो इन्होंने भारत भारती लिखी। भारत भारती यानी भारत की आवाज, भारती माने आवाज होता है, भारत भारती। तो भारत भारती जो है मुसद्दर हाली के तर्ज पर लिखी गई, मैंने उससे प्रेरित होकर के, और दत्तात्रेय कैफी की एक कृति थी भारत दर्पण। भारत भारती में अतीत वर्तमान भविष्य तीनों की चर्चा की गई है और बहुत प्रासंगिक कृति है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। जब आपको रुचि होती है ना किसी विषय में, अंक अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये शब्द भी हैं। प्रसाद जी, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अब बहुत बढ़िया लिखते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। निराला जी, राम की शक्ति पूजा, आप अपने चैनल पर देख सकते हैं, मलोकायस चैनल पे। इसका 2 भाग आपको मिलेगा, संवेदना मूल। तो किस प्रकार से एक व्यक्ति जीवन के संग्राम में जब हारता है, शक्ति की उपासना करके अपने को उभारता है, फिर सामना करता है। तो अंत संघर्ष में विजयी होना, उसकी कला आप वहीं देख सकते हैं। कई पहलू उसके हैं। एक साधारण बात बता, दिनकर देखो,
दिनकर जी तो भाई कमाल के थे। और अगर हम देखें जीवन की सच्चाई, जीवन की सच्चाई बहुत लोग नहीं बयान करते, भागते रहते हैं, कल्पना जगत में विचरण करते रहते हैं। अब ये लिख रहे हैं, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया था, हमको याद आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, लिखते हैं, देखो, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को, चैन कहां धरती पर तब तक शांति कहां इस भव को, जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा। तो यहां पर आप मार्क्सवादी स्वर देखते हैं। अब सच पूछो तो भाई वैषम्य तो है, विषमता है ना। भूल रहे हो धर्मराज तुम अभी हिंस्र भूतल है, खड़ा चतुर्दिक अहंकार है, खड़ा चतुर्दिक छल है, मैं भी हूं सोचता जगत से कैसे उठे जिघाषा, किस प्रकार फैले पृथ्वी पर करुणा प्रेम अहिंसा। मने यह है कि जीवन के मूल्य सिखाती है हिंदी। खैर, मुक्तिबोध जी हैं, मुक्तिबोध जी ब्रह्म राक्षस की कविता है। मध्यजीवी, जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है, अशांत अवस्था में मरने पर ब्रह्म राक्षस बन जाता है, क्योंकि अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं करता। अज्ञे जी ने असाध्य वीणा लिखा, भाई समर्पित कर दो अपने को, वीणा बज जाएगी, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था, स्वयं शून्य में वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। अब देखो, भाव ये है, नागार्जुन को मैंने बता दिया, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, हरिजन गाथा। तो यदि आपको रुचि हो तो दी बेस्ट, रुचि नहीं है, पढ़ेंगे तो 200% आप समझ रुचि आपकी बढ़ने वाली है। एनीवे, तो हमारा मतलब है कि अंकदायी विषयों की बात करें तो हिंदी टॉप पे है। चलिए, तो अंक प्राप्ति की बात हो गई। मैंने आपको पहले पेपर के एग्जाम्पल से बता दिया गणित जैसा नंबर मिलता है, बाकी में उसी अनुपात में नंबर बढ़ जाता है। तो सबसे अधिक नंबर पाने का चांस है इसमें, हिंदी माध्यम के जितने विषय हैं उनमें हिंदी टॉप पे है। और रुचि अगर है तो सोने पे सुहागा। एनीवे, वैसे उपन्यास में प्रेमचंद जी का गोदान, मैला आंचल रेणु जी का, और कहानियां बहुत सारी हैं, निबंध हैं और नाटक है। अब आप देखो, जो ये परीक्षा है आपकी सिविल सेवा की, ये मूल्यों की परीक्षा है। आपको हंसता हुआ बुद्ध बनना है। अगर कोई पत्थर भी मारता है मुस्कुराना है जीवन में, तभी आप आगे बढ़ेंगे। राम मुस्कुरा रहे थे ना, देखने पे कितने सीधे लगते हैं। सीरियल आपने देखा होगा, अरुण गोविल जी का चेहरा देखो, क्योंकि रावण को मार के आए। यानी कि यदि हम ये कला सीख लें, परिस्थितियों को संभालना, बहुत कुछ कर सकते हैं। और साहित्य सिखाता है। अंक प्राप्ति तो बाएं हाथ का खेल है, तो मतलब अगर आप रणनीति से कार्य करते हैं तो अंकदायी विषय बहुत बढ़िया है ना। इसमें हम बहुत ज़्यादा डेटा आपको आंकड़ा नहीं देंगे, इसमें भ्रम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं विगत वर्षों में। हाँ, सही मार्गदर्शन न मिल पाने से उसका लाभ नहीं मिल पाता लोगों को। अब आते हैं नए तथ्यों का समावेशन। एक ये प्रश्न उठता है कि विषय से अपडेट रहना चाहिए। इतिहास में, भूगोल में, विज्ञान में आप नए तथ्य डाल सकते हैं, हिंदी में कहाँ से नए तथ्य डालेंगे? तो भाई देखो, ऐसा है ना, सीमा पाठ्यक्रम की है, प्रस्तुतिकरण की मर्यादा तो है, लेकिन आपके पास एक आयाम खोला है अभिव्यक्ति का। क्योंकि अगर फिक्स चीजें लिखनी होती तो आपको ब्यूरोक्रेट नहीं बनाता आयोग। आयोग कहता है कि आपके पास निर्णयन की क्षमता है कि नहीं। अब देखिए, हम बात कर रहे थे नए तथ्य और प्रासंगिकता की बात करते हैं।
कुछ बातें नहीं बदलती, बदलता है संदर्भ, बदलती हैं घटनाएं, मूल्य नहीं बदलते, परंपराएं बदलती हैं। अब आप देखो, हम एक उदाहरण लेते हैं, प्रेमचंद जी की पुस्तक गोदान। गोदान गोदान को कहा जाता है, खास दो तथ्य हम इसमें बताएंगे। एक तो कहते हैं कृषक जीवन की महागाथा, कृषक जीवन की महागाथा। कुछ लोग इसको कहते हैं महाकाव्य, हालांकि गद्य है लेकिन कहते हैं महाकाव्य। दूसरी बात बोलते हैं किसान के जीवन की त्रासदी यानी ट्रेजेडी। गोदान में देखो कई विषय उठाए गए, हम इसको लेते हैं, कृषक की बात न करके हम पहले महाकाव्य की बात करते हैं। देखो, कुछ लोग होते हैं दूरदर्शी, कुछ सुदूरदर्शी, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका मापन आप नहीं कर सकते, महामनीषी। अब दिनकर का उदाहरण हमने दिया ना, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। क्या लगता है सब ऐसे लिख देंगे? नहीं। ये जो है साहित्य में आपकी यह जो इनेट एबिलिटी है, स्वतः स्फूर्ति को व्यक्त करने की जो क्षमता है, वही प्रकट होती है। देखो यहां पर एक मोटी मोटी बात समझो कि नायक का उदात्त चरित्र नायक का एक बात, दूसरी बात जीवन के सभी रंग, ऐसे मोटा मोटा हम बता देते हैं, किसी तुलना मत करिएगा हमारी बात के। इसमें डर भी है, गुस्सा भी है, तृष्णा है, बेतृष्णा है, प्रेम है, भक्ति है, श्रृंगार रस है ना, वात्सल्य है, सब कुछ, करुणा है, सब समाहित है। और स्वर है नए जमाने का। 1936 में एक किताब आती है, 1936 में, हम लोग हैं 2024 में, और यहां पर मेहता जी हैं और मालती हैं। बिने शादी के साथ रहते हैं, जिसको आजकल हम लोग क्या बोलते हैं? लिव इन, है ना, रिलेशनशिप, बिने शादी के साथ रहना। 1936 में बिने शादी के साथ रहते हैं। बताओ, 100 साल पहले हमारे समाज के लिए बहुत स्थानों पे आज भी कल्पना के परे है। अब मुझे याद है कि 97 की बात है संभवतः, हम पढ़ने जाते थे जहां गांव में नदी पड़ती थी रास्ते में, तो नाव से पार गए तो एक नई उम्र का जोड़ा था, पति पत्नी, और वो ऊंचाई थी तो जाहिर सी बात है हाथ पकड़ के चढ़ाया उसने। मुद्रा थोड़ा रोमांटिक थी, तो चले गए तो गांव के मल्लाह नहीं होते, मल्लाह जो नाव चलाते हैं, कहा भैया देखो नया जमाना आई गवा है, न शर्म न लाज न हया। अब 97 से 2024 में आप प्रवेश कर जाओ, मने 27 साल बाद आप देखो बाइक पर बैठकर कैसे नई देवियां भ्रमण कर रही हैं, घूम रही हैं। अब कोई कटाक्ष नहीं करना, हमारा मतलब प्रेमचंद की बात। प्रेमचंद बिने शादी के साथ रहने वाला जो इस समय को कैसे पहचाना, उन्होंने चरित्र बना दिया। और देखो, प्रेमचंद को कहते थे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, यानी यथार्थवादी और आदर्शोन्मुख। अच्छा, यथार्थ जो होता है ना, सच्चाई, यथा अर्थ, वो मन में होता है। रात 12 बजे कोई आपके घर आवे और कहे भाई आप क्या कहेंगे? अरे फोन कर दिए होते, स्टेशन पे आ जाते, बड़ा प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, आप बहुत दिन बाद आए। लेकिन
अब मन में क्या चल रहा है, डिस्टर्ब किए, सुबह ऑफिस लेट हो जाएगा, बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है, कितनी बातें मन में आती हैं, लेकिन आप बाहर से व्यक्त नहीं करते, तो यो यथार्थ तो मन में रह गया। तो प्रेमचंद जी ने कहा यथार्थवादी रचनाएं वे हैं जो मनोवैज्ञानिक रचनाएं हैं, आपके मन को खोल करके बाहर रख दिए हैं। हम बताएं, बहुत आदर्श वाली बात न किया जाए तो कौन व्यक्ति है कि अगर अवसर मिल जाए, मन में चोर है वो सामने नहीं आएगा। कि लोग कहते हैं ना कि अपने, जब आप आदमी नहाता है बिना कपड़े के बाथरूम में, असली आदमी वो होता है जो हरकत करता है। यानी कि हम अकेले में जो होते हैं, जो हमारा मन करता है, कोई लड़का किसी लड़की को देख ले, लड़की लड़के को देख ले, कुछ न कहे, जो मन में चलता है, और लिखना हो भाई इसको देखो, मन की बातें लिख दो, रियल में शर्म आएगी। बहुत सारी बातें हमारे मन में आती हैं, हम सपने देखते हैं, बहुत कुछ जो व्यक्त नहीं कर सकते। मन के धरातल पर जो घटित होता है यथा रियल ग्राउंड पर देर से दिखाई पड़ता है ना। जो फिल्मों में दिखता था रियल में हो रहा है, तो जो फिल्मों में देखता था वो भी होता था, लेकिन वो मन के धरातल पे होता था। काश ऐसा हो, हमको भी घूमने को मिले, चैटिंग करने को मिले, तकनीक आई, मौका मिला, हम भी करते हैं। तो देखिए, प्रेमचंद जी ने मेहता और मालती के माध्यम से दिखाया। यह तो मैंने बताया समय की बात, जमींदारी कोलैप्स कर रही थी। अब देखो, यहां पर घटना तो बदलती रहती है, जमींदारी अब नहीं है, टूट गई है, लेकिन जो मनोवृत्ति है बदलते समय के साथ, देखो उसमें राय साहब एक पात्र हैं। अब राय साहब जमींदार हैं, 1936 की बात है, और 1947 देश आजाद हुआ है, यानी 11 वर्ष बाद। अब हरासमान व्यवस्था है और नई चेतना आगे आ रही है। अब आप समझो, जलियांवाला बाग की घटना हुई, गोलमेज सम्मेलन वगैरह हो चुका था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुका था, गांधी जी का दांडी मार्च हो चुका था, है ना, प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, कई घटनाएं हो चुकी थी। भारत में खेड़ा सत्याग्रह, उसके पहले इंडिगो मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह भी हो चुका था। गोबर एक पात्र है जो विद्रोह करता है, गोबर एक पात्र है जो विद्रोह करता है कि जमींदारों के चोचले हैं, हमारा हल बैल वो ले लें और अपनी जिम्मेदारी हमको दे दें तो हम समझें। लेकिन राय साहब कई रूप हमारे सामने आते हैं। राय साहब एक तरफ तो आदर्शवादी बात करते हैं, अपनी समस्याएं व्यक्त करते हैं, लेकिन जब दिखाने की बात आती है, दिखावटी करने की, कितना खर्च करते हैं अपने बेटे की शादी में, बेटी की शादी में। मतलब यह है कि मनोवृत्ति वही रहती है। तो साहित्य में जब प्रासंगिकता की बात करते हैं तो हम मनोवृत्ति को लेकर के ज्यादा चलते हैं, घटनाएं बदलती रहती हैं, तो जो मूल्य हैं मूल्यों को देखें। मैंने एक एग्जाम्पल तो प्रेमचंद जी का बता दिया, बाकी ब्रह्म राक्षस, असंतुष्ट बुद्धिजीवी, एक प्रोग्राम आता था, मतलब टेढ़ी बात, शेखर सुमन का, आप लोग देखिए कभी, उसमें एक इंटरव्यू था बेरोजगार का। तो भाई बेरोजगार जो नौकरी नहीं पाता कितने काम आता है। जब नेताओं को रैली करनी होती है, चक्का जाम करना है, सड़क जाम करना है, तो बेरोजगार काम आता है। आजकल थोड़ा सा बात बदली है, ज़्यादा नहीं बदली है, थोड़ा बदली है। बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ गई है। पहले तो लोग हाई स्कूल इंटर भी बड़ी मुश्किल से पास होते थे, अब एक भीड़ इकट्ठी हो गई है, और परिणाम ये हो गया कि पढ़े लिखे लोग, मन में एक कुंठा पीड़ा उनके अंदर भरी है, और वो ब्रह्म राक्षस बने घूम रहे हैं। 1928 में स्कंदगुप्त नाटक आता है, इसी प्रकरण के साथ हम लोग आज विराम लेंगे। स्कंदगुप्त 1928 में। विदेश नीति सीखनी हो तो जिस प्रकार से मैंने हनुमान जी की बात की, आप स्कंदगुप्त को देखो। राजा कुमार गुप्त
ये एक तो बुढ़ा है, वृद्ध, इसलिए अशक्त है यानी कमजोर, और शराब पीता यानी मद्यप, स्त्री प्रेमी है, उसको हम स्त्री प्रेमी कह लो, अरे कामुक कह सकते हैं। जब ऐसा होगा, राजा वृद्ध होगा, अशक्त होगा, मद्यप होगा, स्त्री प्रेमी, कामुक होगा, एक कंडीशन। दूसरी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये है युवराज जिसको गद्दी पानी है, वो उदासीन है। नाटक शुरू होता है तो कहते हैं अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, अपने को नियामक समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं, हमें क्या, हम तो साम्राज्य के सेवक हैं। वो उदासीन है। कहते हैं अधिकार सुख कितना मादक। कोई आदमी बहुत मिठाई खाता हो और किसी की शादी पड़ी हो, उसी की जिम्मेदारी दे दो, भैया मिठाई की रक्षा तुम ही करोगे, रख रखाव करोगे, सब खा लेंगे, वो नहीं खाएगा। अधिकार सुख जो होता है वो बड़ा मादक होता है, मस्त करने वाला, लेकिन सारहीन है, कुछ मिलेगा नहीं। अपने को नियामक समझने की, हम ही सब कुछ हैं, बलवती स्पृहा यानी पावरफुल स्पृहा, इच्छा, उससे बेगार कराती है और रात भर जगेगा। तो मतलब अगर राजा अशक्त है, वृद्ध है, मद्यप, स्त्री प्रेमी, कामुक है और युवराज उदासीन रहे तो गद्दी किसके हाथ में जाएगी? तो गद्दी जाती है वेश्या के हाथ में। वो है अनंत देवी, जो दूसरी पत्नी रहती है कुमारगुप्त की, यानी पुरगुप्त की मां। तो गद्दी जाती किसके हाथ? वेश्या के हाथ। वेश्या कोई चरित्र नहीं होता, तो वह देश के लिए कार्य नहीं करेगी जिसका कोई चरित्र नहीं होगा। वह चाहेगी उसकी संतान उत्तराधिकारी बने, और जनता विरोध करेगी तो बाहर के लोगों से साठ गांठ करेगी। जो हुण राजा रहता है, खिंगिल के पास चिट्ठी लिखवाती है, अगर तुम सहायता करो तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसे ही भीतर के शत्रु जो होते हैं उनसे खतरा देश को होता है। तो अब आप देखो, प्रासंगिक नहीं है, आप जरा पढ़िए तो खैर हम लोग साथ बने रहेंगे। आप देखें तो एक बार हम रिकॉल कर दें इन बिंदुओं को। तो देखो, हमने पांचों बिंदुओं पर बात कर ली। रुचि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया विषय है। उपयोगिता के दृष्टिकोण से देखो तो जीएस, सामान्य हिंदी और निबंध, सब में अगर हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है तो भाषा, ग्रामर, विराम चिन्हों का प्रयोग, शब्दकोश, इन सब से वो बहुत अच्छा नंबर उसको मिलेगा, कई जगह फायदा होगा, जो कि बाकी विषयों के ऑप्शनल लेने में लाभ नहीं मिलता। इंग्लिश मीडियम के अगर बच्चा है तो उसके पास एक मौका है अपने को व्यक्त करने का, फ्री, उस लिटरेचर में ही है, साहित्य में है, तो निबंध में होता है। बाकी अवसर कहाँ मिलता है? अंक प्राप्ति की मैंने कहा कि इसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं जो जबरदस्त नंबर देते हैं, बाकी नंबर तो मिलते ही मिलते हैं। तो अंक प्राप्ति के दृष्टिकोण से भी जबरदस्त सब्जेक्ट है। नए तथ्यों का समावेशन और प्रासंगिकता की बात करते हैं तो आप पहले पेपर का जो दूसरा हिस्सा है, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जब नई कविता, अकविता की बात करें, वहाँ पर आप तमाम बातें जोड़ सकते हैं। व्याख्या करते समय नए संदर्भ से आप जोड़ सकते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो हिंदी साहित्य में जो लिखा गया 100 साल पहले, 5 साल पहले, आज भी प्रासंगिक है, वो भी आगे भी रहेगा, क्योंकि मूल्य कभी नहीं बदलते हैं। तो अंत में एक कविता आपको सुनाते हुए विराम लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, चलने के पहले सोचोगे तभी फायदा होगा। का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चुके पुण्य का पछतानी। तो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। किताब में नहीं मिलेगा आपको किस रास्ते पे चलना है, और हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की ज़बानी, कोई दूसरा भी नहीं बताएगा।
अनगिनत राही गए उस राह से उसका पता क्या। जिस रास्ते पे जाना कई लोग चले भी गए हैं जिंदगी में, पता नहीं, चूंकि वो दिखाई तो पड़ता नहीं, लेकिन फायदा क्या उनको जानने से। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों के निशानी, उन्होंने अपने पदचिन्ह छोड़ दिए। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो वो कुछ इशारे छोड़ देते हैं। तेंदुलकर अगर महान है तो भाई मैथिली शरण गुप्त महान है, कलाम महान है, मानेकशॉ महान है। हमारा मतलब कि अलग अलग फील्ड के लोग महान हैं, तो हर काम तो आप नहीं कर सकते, महानता का सूत्र उसको पकड़ सकते हैं। कुछ इशारे छोड़ के चले जाते हैं और चल पड़े तो यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। सोच मत, हाँ तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले आगे चला है, तो इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो हम लोग आज यहीं पर विराम लेते हैं, आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा करेंगे। नई बैच में आइए, हम लोग मिल करके खूब पढ़ेंगे, खूब धमाल मचाएंगे और एक बेहतर अंक प्राप्त करने के साथ आप लोग देश की सेवा करिए। थैंक यू वेरी मच।